नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली, टीचर्स फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बाल मनोविज्ञान से इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है बाल मनोविज्ञान के 3 से 4 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो 3 से 4 नंबर ये 40 क्वेश्चनों में से आपके पक्के हो जाएंगे, ये वादा है दोस्तों। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। बाकी क्लासेज आपकी आई बटन पे यहाँ पे चल रही है, सभी ज्वाइन कीजिएगा। प्रत्येक क्लास को अच्छे तरीके से आपको कमेंट करना है। और ये बाल मनोविज्ञान के 40 क्वेश्चनों की क्लास में आपका फीडबैक क्या है, आपका स्कोर क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करना है। पहला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। अब आपको मनोवैज्ञानिक का नाम बताना है, सभी यहाँ पे नाम बताएंगे और अपना अपना जो है फीडबैक भी करेंगे। तो अब क्या हम कॉल्सनिक की बात करते हैं, जीन पियाजे जी, स्किनर की बात करते हैं, या हरलाक महोदय की बात करते हैं। देखिए, ऐसे मनोवैज्ञानिक जो विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, यह कहना है स्किनर महोदय जी का। जी हाँ, स्किनर के अकॉर्डिंग विकास कैसा है, एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार आपका दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि बाल्यावस्था होती है, तो सभी लोग जानते हैं 5 वर्ष तक शैशवावस्था होती है, 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है, और 12 से लेके 18 वर्ष तक कौन सी होती है, किशोरावस्था होती है। तो यहाँ पे बाल्यावस्था पूछा जा रहा है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था अधिगम एवं बुद्धि है, वृद्धि है, व्यक्तिवृत्त अध्ययन है, उपचारात्मक अध्ययन है, या इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तित्व विकास की जो अवस्था कहलाती है वह कहलाती है अधिगम एवं वृद्धि। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे सभी कमेंट कीजिएगा, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, टीटी में 101% सिलेक्शन पाना। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। विकास में वृद्धि, विकास में वृद्धि जो आता है इसका तात्पर्य क्या होता है? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि होना, या आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि होना। देखिए, विकास की अगर बात करते हैं, विकास में जो वृद्धि शब्द आता है इसका तात्पर्य होता है कि विकास जिस बच्चे का हो रहा है, जिस बालक बालिका को, उसके आकार, सोच और समझ के कौशलों में वृद्धि होना ही विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। तो उसका बच्चे का आकार, सोच और समझ के कौशल में वृद्धि होना। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, परिपक्वता का संबंध किससे होता है? विकास से होता है, बुद्धि से होता है, सृजनात्मकता से होता है, या रुचि से होता है? आप सभी लोग जानते हैं परिपक्वता का जो संबंध होता है वह किससे होता है? विकास से होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तनाव और क्रोध की जो अवस्था कहलाती है वह शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, या वृद्धावस्था है? 4 अवस्थाएं आप लोगों की स्क्रीन पर दी गई है, आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। देखिए, अक्सर आप लोग देखते हैं तनाव और क्रोध की अवस्था जो कहलाती है वह अवस्था कहलाती है 12 से लेकर 18 वर्ष की अवस्था। और ये जो अवस्था कहलाती है इस अवस्था को कहा जाता है किशोरावस्था। इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, बालक का विकास परिणाम है, तो बालक का जो विकास है वह किसका परिणाम होता है? वंशानुक्रम का होता है, वातावरण का होता है, वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का होता है, या आर्थिक कारकों का होता है? तो बालक का जो विकास परिणाम होता है वह वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का होता है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धिलब्धि क्या होगी? बुद्धिलब्धि यानी IQ बराबर फार्मूला होता है एम ए मतलब मानसिक आयु बटे जो करंट वास्तविक आयु होती है, मल्टीप्लिकेशन 100 कर देना है। 0 से 0, 12 गुणे 10 करेंगे 120 आ जाएगा। यानी कि जिस बच्चे की मानसिक आयु 12 है और जो वास्तविक आयु कम है, और मानसिक अगर ठीक है 12 है, मानसिक अगर ज़्यादा है, मेंटल एज किसी व्यक्ति की, बालक बालिका की आज ज़्यादा है तो वह बुद्धिलब्धि भी ज़्यादा होगी। अगर वास्तविक आयु ज़्यादा है तो बुद्धिलब्धि कम होगी। यानी कोई भी बच्चा 10 वर्ष का है वह 12 वर्ष के बराबर बच्चे की बुद्धिलब्धि रखता है तो उसकी बुद्धिलब्धि हाई होगी, ज़्यादा ही होगी।
तो यहाँ पे 120 हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास का जो क्षेत्र कहलाता है वह स्नायुमंडल है, स्मृति है, अभिप्रेरणा है या समायोजन हो जाएगा। तो शारीरिक विकास का जो क्षेत्र कहलाता है, एरिया होता है, वह कहलाता है स्नायुमंडल। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? अच्छी लिखावट होना, लेखन में स्पष्टता आना, बड़े अक्षरों में लिखना या छोटे अक्षरों में लिखना। देखिए, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण होता है लेखन में स्पष्टता। अगर आप लेखन में स्पष्टता करते तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या है, पॉसिबल हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, लेखन में स्पष्टता की अगर बात करते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है या नैतिक विकास होता है। तो शरीर के आकार में वृद्धि होना, शारीरिक वृद्धि हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यह हमारा कौन सा हो जाता है, शारीरिक और गत्यात्मक विकास हो जाता है। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर अगर आपका डाउट है, आप लोग बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। आपका एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है। श्रीमान है जयसवाल सर, अभिनंदन, स्वागत करते हैं। साथियों, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला जो कारक है, क्या वह वंशानुक्रम है, परिवार का वातावरण है, परिवार की सामाजिक स्थिति है या उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला जो कारक होता है, वंशानुक्रम भी होता है, परिवार का वातावरण भी होता है और परिवार की सामाजिक स्थिति, अर्थात उपरोक्त सभी जो है, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक जो अवस्था होती है वह जन्म से लेकर 2 वर्ष तक है, 2 से लेकर 7 वर्ष तक है, 7 से 11 वर्ष है या 11 से 16 वर्ष है। जीन पियाजे जी ने 4 अवस्थाएं, 4 चरण बताया है। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक संवेदी गामक अवस्था, 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और 11 से 16 अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 अवस्थाएं जो पूछी जाती हैं। यहाँ पे संवेदी क्रियात्मक पूछा गया है, तो वह जन्म से लेके 2 वर्ष तक की अवस्था वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? देखिए, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लिंग पक्षपात होता है। लड़कियां अधिक हो रही थी, ये भी है। मतलब किसी को अगर लिंग लड़का या लड़की करके अधिक बताया जाए, वह लिंग पक्षपात हो जाता है। बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। ये कथन सत्य दिया गया है कि बुद्धि जो होती है, जो दिमाग होता है, वह ये नहीं देखता कि ये लड़की है लड़का है। ठीक है, तो बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं होता है। यह कथन सत्य दिया गया है। अगला जो प्रश्न है, परामर्श का उद्देश्य क्या होता है? बच्चों का समझना, बच्चों की कमियों का कारण पता करना या बच्चे को समायोजन में सहायता करना या उपरोक्त सभी। देखिए साथियों, परामर्श का उद्देश्य क्या होता है? हम अक्सर देखते होंगे किसी से राय मशवरा लेते हैं, कोई भी दिक्कत हो तो ये परामर्श ही होता है, जो दूसरे हमें देते हैं। ठीक है, राय देते हैं। तो ये क्या कहलाता है? बच्चों का समझना भी होता है परामर्श का उद्देश्य, जब आप शिक्षक के रूप में बच्चों को बताते हैं। बच्चों की कमियों का कारण भी पता करना भी होता है और बच्चे को समायोजन में सहायता करना भी होता है। कहीं ना कहीं बच्चों का हेल्प हो रहा है, बच्चों की मदद हो रही है। जब बच्चों की मदद हो रही है तो पेडागोजी कहती है सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों के पक्ष में सारे ऑप्शंस हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य जो संबंध होना चाहिए वह किसका होना चाहिए? स्नेह का होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। विश्वास का भी होना चाहिए और सम्मान का भी होना चाहिए। इन तीनों का जो है संबंध होना चाहिए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या होता है? उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना चाहिए, शिक्षा का आदर्श रूप में व्यवहार करना चाहिए, उनका मूल शिक्षा पर मूल्यांकन करना चाहिए या उन्हें प्रातःकालीन सभा में, ठीक है, उपदेश देना चाहिए। तो बच्चों में अगर नैतिकता की स्थापना करना है, अगर आप अपने बच्चों में, बालक बालिका में, विद्यार्थी शिक्षार्थी में नैतिकता की स्थापना करने के लिए सर्वोत्तम मार्ग ढूंढ रहे हैं, तो वह मार्ग है शिक्षा का आदर्श रूप में व्यवहार करना। आप अगर आदर्श रूप में व्यवहार करेंगे तो बच्चों में नैतिकता की स्थापना अवश्य हो जाएगी। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, क्योंकि जो बच्चे देखते हैं वही सुनते हैं, पढ़ते हैं, क्या है, श्रवण करते हैं, ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था, खाली स्थान विकास का, किसका विकास? देखिए, जब भी फ्रोबेल का जिक्र होता है, शिक्षा में फ्रोबेल महोदय जी का जिक्र होता है,
तो सभी लोग जानते हैं किंडरगार्टन पद्धति की बात की जाती है। अक्सर पूछा जाता है इनके जनक कौन है, इनके प्रतिपादक कौन है, तो फ्रोबेल है। तो शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था, वह है किंडरगार्टन के विकास का। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंदिता की भावना का या तटस्थता की भावना को बढ़ावा देता है। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है टेट एग्जाम को फतेह करना, सिलेक्शन पाना, आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का स्कोर प्राप्त करना। सभी कमेंट कीजिएगा। तो साथियों, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य किसको बढ़ावा देता है? प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंदिता की या तटस्थता की भावना को। तो कोई भी एक अच्छा अध्यापक होगा, अच्छा टीचर होगा, वह विद्यार्थियों के मध्य किसकी बढ़ावा देता है? सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? आजीविका कमाना यानी पैसे से संबंधित, या बिल्कुल पेडागोजी निगेटिव माना जाएगा। बच्चे का सर्वांगीण विकास, बिल्कुल सही बात है। शिक्षक का या टीचर का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य ही होता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा जो आपका एनसीएफ 2005 है, इसके अकॉर्डिंग अधिगम अपने स्वभाव में और किसके है? तो एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अकॉर्डिंग 2005 जो अधिगम होता है वह अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको वीडियो देखे आरटी एक्ट से संबंधित मिल जाएंगे। आरटी एक्ट 2009 है आपका, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है, और एनसीएफ 2005 जो हो गया आपका, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है आपकी एनईपी 2021 या 22, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। सारे वीडियोज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, रिवीजन के तौर पर एक बार और करेंगे। अगला प्रश्न है, 20 से अधिक प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं और ये आपके बाल मनोविज्ञान के 40 प्रश्नों की यह मैराथन वीडियो है, मैराथन क्लास है। प्रश्न यह दिया गया कि खाली स्थान तथा खाली स्थान की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विभिन्न मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। तो इन खाली स्थान जो जगह है इन पर हमें फिट करना है। तो साथियों, वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। तो वंशानुक्रम और पर्यावरण की बात करते हैं, इनके दोनों के अन्योन क्रिया की बात करते हैं। अगला, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रकार के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूल योजना वर्ष कब शुरू किया गया था? 2001, 3, 4, 6। कोविड के टाइम में आपने देखा होगा, ठीक है, कोविड-19 जो है इसमें ज़्यादातर ऑनलाइन क्लासेज हुई हैं, कंप्यूटरीकृत मोबाइल से हुई हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपके ट्रेंड पर आएगा। एग्जाम की बात करते हैं तो भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूल योजना कब लागू की गई, कब शुरू किया गया था? 2004 में शुरू किया गया था। यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि 6 से 14 वर्ष के बीच, ये भी आपके आरटीई एक्ट से संबंधित हो जाता है, आरटीई एक्ट 2009। 6 से 14 वर्ष के बीच आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष किस शुरू किया गया? आप देखेंगे प्राइमरी लेवल में अक्सर स्कूल में लिखा होगा पेंसिल में 2 बच्चे या 1 बच्ची बैठी होगी, उस पर लिखा रहेगा सर्व शिक्षा अभियान। प्रत्येक विद्यालय में आपको लगभग देखने को मिल जाएगा। तो ये कब शुरू किया गया था, ये भी आपको, तो सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया है? सभी लोग जानते हैं 2001 में यह शुरू किया गया था। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देख लेते हैं। स्त्री गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष निकाला गया था? 1990, 92, 98 या 1996 में? ये सारे सन दिए गए हैं, ये सारे आप किसी भाई बहन के डेट ऑफ बर्थ है, अपने डेट ऑफ बर्थ से मेल खलाइए और ये प्रश्न को अपने माइंड पे रिमाइंड कर लीजिए, अपने माइंड की मेमोरी पर सेव कर लीजिए कि स्त्री गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष जो है किस पर निकाला गया था? वह 19
1998 में निकाला गया था, यानी 1998 में निकाला गया था। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया था? 2006 में, 7 में, 8 में या 9 में? तो देखिए, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अगर जिक्र होता है मतलब कहीं ना कहीं आरटी एक्ट जो 2009 है उससे संबंधित आपका प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सभी लोग जानते हैं कब लागू किया गया था, 2009 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव जो है शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? ऐसा प्रभाव, महत्वपूर्ण प्रभाव बताना है जो शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती हो। वह क्या? वह विद्यालय की संरचना है, शिक्षक को विषय की समझ होना, या शिक्षक की योग्यता, या शिक्षक की लिखावट की बात करते हैं? सभी बताइएगा। देखिए, ऐसा महत्वपूर्ण प्रभाव जो शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है वह कहलाती है क्या? शिक्षक को विषय की समझ होना। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक निम्नलिखित में किसके लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करता है? छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित करने के लिए, छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए की बात करते हैं? सभी बताइए। देखिए साथियों, शिक्षक निम्नलिखित में से शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि वह शिक्षण को रोचक बना सकें। जब कोई भी चीज़ रोचक होगी तो बच्चे ध्यानपूर्वक समझते हैं, ध्यान देते हैं, और ध्यानपूर्वक जब समझते हैं तो बच्चे अच्छे तरीके से श्रवण और ग्रहण कर लेते हैं। अगला, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता या अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अक्सर देखो कोई बच्चा, उसके बारे में बताना है, अच्छा बच्चा है या बुरा बच्चा है, कहाँ पे ध्यान देना बच्चे को। अगर आप बुलाते हैं किसी व्यक्ति से, उस बच्चे के द्वारा है, किसी पड़ोसी बच्चे के द्वारा बुलाते हैं, तो उसके माता पिता या अभिभावक आकर आपसे नहीं मिलते हैं, आकर शिक्षक, अध्यापक, अध्यापिका से, टीचर से नहीं मिलते हैं, तो वो टीचर को, उस शिक्षक को, उस अध्यापक, अध्यापिका को क्या करना चाहिए? उस टीचर, शिक्षक, अध्यापक, अध्यापिका को जाकर उन अभिभावक और बच्चे के माता पिता से मिलना चाहिए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को निरुत्साहित किया जाना चाहिए, अनदेखा किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं? सभी कमेंट करके बताइएगा। लगभग 30 प्रश्न कंप्लीट करेंगे, 10 प्रश्न और हैं आपके, टोटल 40 प्रश्नों की है। बाल मनोवैज्ञानिकों की क्लास है, मैराथन वीडियो है, जो आपका 3 से लेकर 4 नंबर पक्का अवश्य कर देंगे। तो समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को क्या किया जा सकता है? प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जी हाँ, समूह और सहभागिता द्वारा सीखने, देखिए जब समूह और ग्रुप में पढ़ाई होती है, खेल के द्वारा होती है, और इसमें सीखने को अभ्यास मिलता है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना खाली स्थान पढ़ाई के रूप में जाना जाता है? तो कोई भी पठन सामग्री है जिसे हम पढ़ते हैं उसको एक रूप में पढ़ना बंटित पढ़ाई के रूप में जाना जाता है, समूहित पढ़ाई के रूप में, अंतरालित पढ़ाई में, या इनमें से कोई नहीं? तो कोई भी पठन सामग्री है उसको किस रूप में पढ़ना, पढ़ाई के रूप में जाना जाता है? यहाँ पे आपका ऑप्शन ही नहीं दिया गया, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। जिस ऑप्शन पे आपका सटीक होगा, अगर आपको पता है खाली स्थान में क्या हमारा सही होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जयसवाल सर आपका अभिनंदन, स्वागत करते हैं। आप सभी शिक्षक बंधुओं को नमन करते हैं, आपकी शिक्षा को, आपकी ज्ञान के प्रकाश को नमन करते हैं, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, अगला प्रश्न आ चुका है, पाठचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है, एक नेमी कार्य माना जाता है, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं माना जाता, या एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य माना जाता है, यह एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं है? तो आप सभी जानते हैं पाठचर्या निर्माण को कार्य जो माना जाता है वह एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य माना जाता है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। जी हाँ, बालक, बालिका, विद्यार्थी, शिक्षार्थी की प्रशंसा करनी चाहिए। क्या उसे एकांत में प्रशंसा करनी चाहिए, अलग बच्चे को बुलाकर करना चाहिए, लोगों के बीच करनी चाहिए, या व्यक्तिगत रूप में? अक्सर आप देखते होंगे जब कई सारे 100, 50, 10, 20 लोग होते हैं समाज परिवार में, जब आपका नाम लिया जाता है, आप एक मोटिवेट होते हैं, उस समय आपकी छाती गुदगुदा उठती है, यानी सीना चौड़ा हो जाता है। अक्सर आपने प्रधानमंत्री को सुना होगा 56 इंच का सीना,
ठीक है, उसी प्रकार मतलब गदगद हो जाता है। सीना गदगद होना मतलब आपकी प्रशंसा हो रही है। और कब गदगद होता है? जब आप मेहनत से सफलतापूर्वक प्राप्त करते हैं। अगर आप अपने मेहनत से दिन रात मेहनत करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं, तो वो जब प्रशंसा किसी और से सुनी जाती है और सारे लोगों में सुनाई जाती है, उस समय आपका छाती जो सीना है वो 56 इंच से कहीं ज़्यादा बढ़कर 100 इंच तक हो जाता है। तो साथियों, ये प्रशंसा जो है लोगों के बीच में करनी चाहिए, ग्रुप में करनी चाहिए, जिससे मोटिवेशन और बढ़ता है, प्रेरणा मिलती है, अभिप्रेरणा मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति की प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? क्या वह ग्रेड है? क्या वह अंक है? क्या वह ग्रेड अंक दोनों होंगे, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं? आप सभी लोग जानते हैं कि खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है, वह कहलाता है ग्रेड। अक्सर आप देखोगे मार्कशीट में लिखा रहता है A+, ए ग्रेड, B+, बी ग्रेड, सी ग्रेड। ठीक है, यह क्या करता है? व्यक्ति की प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। ज़्यादा नहीं, 5-6 प्रश्न और बचे हुए हैं। अगला प्रश्न है, स्कूल पुस्तकालय खाली स्थान एक शैक्षणिक तंत्र है। अल्प मूल का एक शैक्षणिक तंत्र है, थोड़े मूल का एक शैक्षणिक तंत्र है, ज़्यादा मूल का एक शैक्षणिक तंत्र है, या विचारणीय मूल का एक शैक्षिक तंत्र है। तो स्कूल पुस्तकालय किसका एक शैक्षिक तंत्र हो जाता है? यह विचारणीय मूल का शैक्षणिक तंत्र हो जाता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। आप लोगों की स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है। सभी ध्यानपूर्वक कमेंट करके अवश्य बता दीजिएगा। साथियों, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का खाली स्थान हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। जब हम पिछली क्लास प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, ये प्रश्न अवश्य पूछा गया था, तो लगभग ये आपके 85%। जी हाँ साथियों, अनुसंधान से यह पता चला कि हमारी पढ़ाई का 85% हिस्सा दृश्य और श्रवण के अंगों के माध्यम से होता है, मतलब आंखों और कानों के माध्यम से होता है। अब अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। अनुसंधान से पता चलता है कि खाली स्थान की सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है और सम्मतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर है। क्या वह चर आपकी उपेक्षा है, अनभिज्ञता है, अभिप्रेरणा है, या निरुत्साहन की बात कर रहे हैं? तो आप सभी जानते हैं कि अनुसंधान से यह पता चला है कि जो अभिप्रेरणा होती है, वह अभिप्रेरणा की सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है और सम्मतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर है, वह आपकी अभिप्रेरणा, स्व मोटिवेशन। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करके अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन जो है, क्या वह बढ़ावा नहीं देती है, बढ़ावा देता है, या कुछ लेना देना नहीं होता है, या ज़रूरत नहीं होती है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन को जो है बढ़ावा देता है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न की। जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य किसी कार्य को करने के लिए विवश करते हैं, तो उसकी क्षमता जो है कई गुना बढ़ जाती है, घट जाती है, अंशतः बढ़ती है, या अप्रभावित रहती है। तो कोई भी अगर देखिए हमारे सर हैं, हमारे सीनियर हैं, कोई भी शिक्षक के सीनियर हैं, अधिकारी होंगे, प्रिंसिपल होंगे, हेडमास्टर होंगे, अध्यापक होंगे, कोई भी है, अगर आपसे ऊंची पद में हैं, आपके अधिकारी हैं, एसडीएम हैं, कलेक्टर हैं, तो कोई ना कोई उस अन्य कार्य को आपको विवश करते हैं करने के लिए, तो आपकी जो क्षमता होती है वह क्या कर जाती है? घट जाती है। आपका मोरल मोटिवेशन डाउन हो जाता है। ठीक है, तो मोरल मोटिवेशन डाउन नहीं होने देना है। और इस क्लास का अंतिम 40 नंबर प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। बाल मनोविज्ञान का 40वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर बेहतरीन प्रश्न आ चुका है। आपके कमेंट के फीडबैक का इंतजार कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रोजेक्ट सहायक सामग्री नहीं माना जाता? क्या वह स्लाइड प्रोजेक्टर है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है, ब्लैक बोर्ड है, या आपका एपीडियास्कोप की बात करेंगे? तो ये एक प्रश्न हम आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में दे रहे हैं कि किस एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता है। आपको कमेंट करके बताना है और आपको ये भी बताना है इन 40 प्रश्नों में से आप लोगों ने कितना किया, आप लोगों का फीडबैक कितना है, आप लोगों का स्कोर कितना है। आप लोग स्कोर भले ही कम हो, लेकिन जब आप कमेंट करते हैं तो आपके स्कोर में वृद्धि हो जाती है।
आपका स्कोर कम होगा लेकिन आपके मानसिक क्षमता में वृद्धि हो जाती है। आपके स्कोर कम हो सकता है लेकिन आपकी बुद्धिलब्धता में, आपकी आईक्यू लेवल में, बुद्धि में वृद्धि हो जाती है। और ये वृद्धि करना है तो सिलेक्शन सरोपर मिलना तय है। तो मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।